नमस्कार। तो आज से हम एक नई और बहुत ही दिलचस्प यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये है शारीरिक शिक्षा, यानी फिजिकल एजुकेशन की दुनिया। और ये हमारी पहली कड़ी है, तो हमने सोचा कि सीधे मुद्दे पर आते हैं पहले अध्याय के साथ। खेलों में योजना, यानी प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम मैदान पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखते हैं, स्कोर देखते हैं, लेकिन उस 1 घंटे के खेल के पीछे जो महीनों की तैयारी होती है, जो रणनीति बनती है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता। आज हम उसी पर्दे के पीछे की दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सोचें कि हम खुद एक टूर्नामेंट करा रहे हैं। अच्छा। हाँ, चलिए इसे एक नाम देते हैं, डीप डाइव कप। डीप डाइव कप, ठीक है। तो अगर हमें ये कप आयोजित करना है तो सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी चीज क्या होगी? एक प्लान सही है। तो यहीं से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं खेलों में योजना, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक लिस्ट है कि भाई ये काम करने हैं? ये उससे कहीं ज्यादा है, सीधी सी बात है। प्लानिंग एक एडवांस ब्लूप्रिंट की तरह है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, ये भी तय करता है कि कैसे करना है, कब करना है और सबसे जरूरी कौन उस काम को करेगा। एक तरह से ये एक पूरा रोड मैप है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। ठीक है, रोड मैप है, पर इसकी जरूरत ही क्यों है? मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। क्या बहुत ज्यादा प्लानिंग से खेल की जो स्पॉन्टेनिटी है, जो सहजता है, वो खत्म नहीं हो जाती? मतलब वो जो अनिश्चितता का रोमांच है, वो कहीं खो तो नहीं जाता? बहुत अच्छा सवाल है ये। और इसका जवाब है नहीं, बल्कि अच्छी प्लानिंग उस रोमांच के लिए एक सही मंच तैयार करती है। इसका सबसे पहला और बड़ा उद्देश्य यही है, अनिश्चितता को कम करना। जब आपको पता है कि सारी तैयारियां नियंत्रण में हैं, तो आप आखिरी मिनट की भगदड़ से बच जाते हैं। मतलब अगर लॉजिस्टिक्स की चिंता नहीं है, तो खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे सकता है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा उद्देश्य है तालमेल बिठाना। देखिए, एक इवेंट में सैकड़ों लोग काम करते हैं। प्लानिंग इन सबको एक धागे में पिरोने का काम करती है। अच्छा। इससे गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है और हर कोई अपना काम बेहतर तरीके से कर पाता है। और एक और दिलचस्प उद्देश्य है, रचनात्मकता को बढ़ावा देना। रचनात्मकता, ये थोड़ा अजीब लगा। मुझे तो लगता था प्लानिंग नियमों में बांधती है, तो फिर क्रिएटिविटी कैसे? इसे ऐसे समझिए, क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं। आजादी देती है कि आप उस फ्रेमवर्क के अंदर कुछ नया सोचें। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण था। तो ठीक है, हमारा प्लान तैयार है, उद्देश्य भी साफ हैं, लेकिन हमारे डीप डाइव कप को जमीन पर उतारेगा कौन? ये एक आदमी का तो काम नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके लिए एक पूरी टीम लगती है। बल्कि कई टीमें लगती हैं जिन्हें हम समितियां या कमिटीज कहते हैं। किसी भी टूर्नामेंट को आप एक बड़ी भारतीय शादी की तरह समझ सकती हैं। अच्छा। ये दिलचस्प है, कैसे? देखिए, कुछ टीमें शादी से पहले काम करती हैं, है ना? हम्म। उन्हें हम कह सकते हैं तैयारी वाली टीमें। जैसे? प्रचार समिति, जिनका काम है सबको बताना कि मैच कब और कहाँ है, जैसे शादी के कार्ड बांटे जाते हैं। हाँ हाँ। फिर आती है वित्त समिति। ये पूरे बजट का हिसाब रखती है, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग रखते हैं। और एक टीम ये भी तो पक्का करती होगी कि मैदान तैयार है, सारा सामान अपनी जगह पर है। हाँ बिल्कुल, वो है खेल मैदान व उपकरण समिति। अब आती हैं एक्शन टीमें। ये वो टीमें हैं जो शादी वाले दिन, मतलब टूर्नामेंट के दौरान काम करती हैं। अच्छा। जैसे परिवहन समिति, जो मेहमानों यानी खिलाड़ियों को वेन्यू तक लाती ले जाती है। और सबसे जरूरी, भोजन तथा आवास समिति। यानी ये वो लोग हैं जिन्हें खिलाड़ी शायद सबसे ज्यादा याद रखते हैं, या तो अच्छे कारणों से या बुरे। हाँ, कह सकते हैं। और मैदान पर प्राथमिक चिकित्सा समिति हमेशा तैयार रहती है किसी भी चोट से निपटने के लिए। और फिर आती हैं समेटने वाली टीमें, जो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद काम करती हैं। वित्त समिति फाइनल हिसाब किताब करती है और प्रचार समिति मीडिया को रिजल्ट और रिपोर्ट भेजती है। काम सबका अलग है, पर लक्ष्य एक ही है, इवेंट को सफल बनाना। तो ये सारी समितियां मिलकर हमारे डीप डाइव कप का एक ढांचा तैयार करेंगी। लेकिन ये ढांचा किस चीज का? जाहिर है टूर्नामेंट का। और टूर्नामेंट भी तो कई तरह के होते हैं। तो हमारे कप के लिए क्या क्या विकल्प हैं? हमने अक्सर नॉकआउट और लीग जैसे शब्द सुने हैं। ये दो सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट हैं। नॉकआउट को आप म्यूजिकल चेयर्स की तरह समझ सकती हैं। म्यूजिकल चेयर्स? हाँ, गाना बंद हुआ और जो कुर्सी पर नहीं बैठ पाया वो बाहर। मतलब जो टीम मैच हारी वो टूर्नामेंट से बाहर। करो या मरो वाली स्थिति।
इसमें तो फिर हर मैच बहुत रोमांचक होता होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यही है कि ये जल्दी खत्म होता है, कम खर्चीला है क्योंकि मैच कम होते हैं। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। वो क्या? कभी कभी कोई बहुत अच्छी टीम भी एक खराब दिन की वजह से पहले ही राउंड में बाहर हो सकती है। उसे अपनी काबिलियत साबित करने का दूसरा मौका नहीं मिलता। ये तो थोड़ा अनफेयर लगता है। क्या कोई ऐसा फॉर्मेट है जिसमें अच्छी टीमों को वापस करने का एक मौका मिलता है? हाँ, बिल्कुल। वही है लीग, या जिसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। इसमें हर टीम बाकी सभी टीमों से कम एक बार जरूर खेलती है। अच्छा। तो एक मैच हारने से आप बाहर नहीं होते। विजेता का फैसला आखिर में पॉइंट्स के आधार पर होता है। तो इसमें किस्मत का रोल कम हो जाता है। जो सच में सबसे अच्छी टीम है वही जीतती है। एकदम सही। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। असली चैंपियन सामने आता है। लेकिन हाँ, इसमें समय, पैसा और इंतजाम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि मैचों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। जैसे आईपीएल का फॉर्मेट है। बिल्कुल, आईपीएल का फॉर्मेट लीग पर ही आधारित है। नॉकआउट टूर्नामेंट में मैंने बाय और सीडिंग के बारे में भी सुना है। ये क्या है? क्या ये टूर्नामेंट को और मुश्किल बनाने के तरीके हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उसे ज्यादा संतुलित और निष्पक्ष बनाने के तरीके हैं। बाय एक तरह का डमी है। जब टीमों की संख्या 2 की घात में नहीं होती, जैसे 4, 8, 16, मान लीजिए 11 टीमें हैं, तो ड्रॉ को सही से सेट करने के लिए कुछ टीमों को बाय दे दी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो टीम बिना पहला राउंड खेले सीधे दूसरे राउंड में पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ ड्रॉ को मैनेज करने का एक तरीका होता है। और सीडिंग, ये तो काफी सुना है। हाँ, सीडिंग एक बहुत स्मार्ट प्रक्रिया है। इसमें टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों को पहले से पहचानकर ड्रॉ में इस तरह रखा जाता है कि वो शुरू में ही आपस में ना भिड़ जाएं। बिल्कुल, ताकि वो शुरुआती राउंड में ही एक दूसरे से ना खेलें। इसका मकसद ये पक्का करना है कि 2 सबसे मजबूत टीमें फाइनल में ही मिलें, जिससे टूर्नामेंट का रोमांच बना रहे। ये तो बहुत लॉजिकल है। चलिए अब थोड़ा स्कूल और कॉलेज स्तर पर आते हैं। हमारे नोट्स में इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्राम्यूरल्स का जिक्र है। सुनने में तो बड़े भारी शब्द लगते हैं ये, पर इनका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। इंट्राम्यूरल का मतलब है दीवारों के भीतर। यानी ये वो खेल प्रतियोगिताएं हैं जो एक ही स्कूल या कॉलेज के अंदर उसके ही छात्रों के बीच होती हैं। हाँ, मुझे याद आया, हमारे स्कूल में इंटर हाउस क्रिकेट मैच होते थे। मैं कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी तो नहीं था, लेकिन उन मैचों में भाग लेने का मजा ही कुछ और था। तो शायद यही इंट्राम्यूरल्स का असली मकसद है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इंट्राम्यूरल्स का सबसे बड़ा लक्ष्य है हर छात्र को खेलने का मौका देना, चाहे वो चैंपियन हो या फिर अभी सीख रहा हो। इसका जोर भागीदारी पर होता है, प्रतिस्पर्धा पर उतना नहीं। इससे बच्चों में टीम वर्क, लीडरशिप और खेल भावना जैसे गुण अपने आप आ जाते हैं। और एक्स्ट्राम्यूरल्स फिर उसका ठीक उल्टा होगा, दीवारों के बाहर। हाँ, ये वो टूर्नामेंट्स हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा स्कूल या कॉलेज की टीमें हिस्सा लेती हैं, जैसे इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट। यहाँ जोर सिर्फ भागीदारी पर नहीं, बल्कि अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों पर होता है। तो इसका मकसद भी अलग होगा। यहाँ सिर्फ मजा नहीं है, बल्कि जीतना ज्यादा जरूरी हो जाता होगा। बिल्कुल। एक्स्ट्राम्यूरल्स का पहला उद्देश्य है खेल के स्तर को बेहतर बनाना। जब आपके सबसे अच्छे खिलाड़ी दूसरे स्कूल के सबसे अच्छे खिलाड़ियों से खेलते हैं, तो उनका प्रदर्शन सुधरता है। अनुभव मिलता है। हाँ, उन्हें अनुभव मिलता है, वे दबाव में खेलना सीखते हैं। और शायद कुछ नया भी सीखते होंगे एक दूसरे से। निश्चित रूप से। जब वे अलग-अलग टीमों और कोचों से मिलते हैं, तो उन्हें खेल के नए नियमों और तकनीकों की जानकारी मिलती है। इससे खेल भावना और भाईचारा भी बढ़ता है। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें, तो इंट्राम्यूरल्स सबके लिए खेल है और एक्स्ट्राम्यूरल्स सर्वश्रेष्ठ के लिए खेल है। दोनों ही जरूरी हैं। हमारी स्रोत में कुछ विशिष्ट खेल कार्यक्रमों का भी उल्लेख है, जैसे खेल दिवस, स्वास्थ्य दौड़ वगैरह। ये पारंपरिक टूर्नामेंट से कैसे अलग है? ये कार्यक्रम सिर्फ हार जीत के लिए नहीं होते। इनके पीछे एक बड़ा सामाजिक या स्वास्थ्य से जुड़ा मकसद होता है। जैसे हर स्कूल में होने वाला खेल दिवस या स्पोर्ट्स डे, उसका असली मकसद कंपटीशन से ज्यादा बच्चों में खेल के प्रति रुचि जगाना और मस्ती करना होता है। और हेल्थ रन या रन फॉर फन का क्या? स्वास्थ्य दौड़ का मुख्य उद्देश्य लोगों में सेहत के प्रति जागरूकता फैलाना है। कभी-कभी ये किसी खास मुद्दे जैसे कैंसर अवेयरनेस के लिए फंड जुटाने का भी एक तरीका होता है। वहीं रन फॉर फन में तो कोई रेस ही नहीं होती,
बस एक साथ दौड़ना, चलना और एक स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देना इसका लक्ष्य है। एक एकता के लिए दौड़ यानी रन फॉर यूनिटी का भी जिक्र है। हाँ, उसका उद्देश्य खेल के माध्यम से लोगों को जोड़ना है, राष्ट्रीय एकता और सद्भाव का संदेश देना। ये सभी कार्यक्रम हमें दिखाते हैं कि खेल सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का बहुत शक्तिशाली जरिया है। तो आज हमने खेलों में योजना के पूरे ईक्यू सिस्टम को समझा। ये सिर्फ नियम बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा तैयार करने के बारे में है जिसमें खिलाड़ी अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकें और हर कोई खेल का आनंद उठा सके। हाँ, हमने देखा कि कैसे समितियों का एक पूरा नेटवर्क किसी भी आयोजन को सफल बनाता है, ठीक एक शादी के मैनेजमेंट की तरह। और ये भी समझा कि नॉकआउट का रोमांच और लीग की निष्पक्षता दोनों के अपने अपने महत्व हैं। साथ ही स्कूल स्तर पर इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्राम्यूरल्स कैसे बच्चों के संपूर्ण विकास में मदद करते हैं। और ये शारीरिक शिक्षा की हमारी श्रृंखला की बस एक शुरुआत थी। उम्मीद है कि इस चर्चा से खेल आयोजनों के पीछे की जो मेहनत और सोच है उसकी एक झलक जरूर मिली होगी। और जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि खेलों में योजना बनाना कितना जरूरी है ताकि अनिश्चितता कम हो और प्रदर्शन बेहतर हो। क्या हम योजना बनाने के इन्हीं सिद्धांतों को अपने निजी जीवन के लक्ष्यों में लागू कर सकते हैं, जैसे कि सेहत सुधारना या कोई नया हुनर सीखना? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ शारीरिक शिक्षा के सफर पर आगे भी बने रहने के लिए और अगले अध्याय का विश्लेषण देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं